चलो ओके सर। सरकारी कानून अमल में आना चाहिए, सरकारी कानून अमल में आना चाहिए। 2018 के जीआर के हिसाब से लेबर कॉलोनी वालों को घर मिलना चाहिए, 2018 के जीआर के हिसाब से लेबर कॉलोनी वालों को घर मिलना चाहिए। सरकारी जो कायदा है वो अमल में आना चाहिए, सरकारी कायदा अमल में आना चाहिए। गैर कानूनी काम बंद होना चाहिए, गैर कानूनी काम बंद होना चाहिए। सरकारी कायदा अमल में आना चाहिए, सरकारी कायदा अमल में आना चाहिए। कलेक्टर का कायदा अमल में आना चाहिए। लेबर कॉलोनी वालों को 2018 के जीआर के हिसाब से घर मिलना चाहिए, लेबर कॉलोनी वालों को 2018 के जीआर के हिसाब से घर मिलना चाहिए। भारत माता की जय, हिंदुस्तान। एक्सपीरियंस किया है ये दोनों भी। और इधर आ जाओ, अपनी बात करते हो। देखिए मुझे ऐसा लगता है, अभी ये भाई बोल रहे थे कि इम्तियाज जलील जी का ऑफिस बगल में है लेकिन वो आए नहीं। मैंने हमेशा से एक्सपीरियंस ऐसा किया है इम्तियाज जलील जी एमपी बनने के बाद में कि इम्तियाज जलील जी और चंद्रकांत खैरे कुंभ के मेले में दो भाई जो बिछड़ गए हैं वो बिछड़े हुए भाई हैं। एक ने हिंदुओं को चकमा दे दिया, एक ने मुसलमानों को चकमा दे दिया। ये दोनों सगे भाई है, इनको कुछ नहीं लेना देना ना हिंदुइज्म से ना इस्लाम से। चंद्रकांत खैरे आपको जिम्मेदार मानते हैं इम्तियाज जलील खासदार बनाने? वो किसी को भी मानते हो, वो खुद जिम्मेदार है। अगर वो खड़े नहीं रहता मैं एमपी बन जाता। अगर अपक्ष बंदा 283 ले रहा है और पार्टी वाला बंदा 370 पे रुक रहा है जी, तो क्या इसका मतलब होता है? हा? क्या जिसके पास पार्टी है, जिसके पास उस समय नरेंद्र मोदी था, इतना बड़ा डॉन, ये 370 पे रुक रहा है। हाँ। और एक कल पैदा हुआ लोकसभा का कैंडिडेट 283 वोट ले रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? खैरे साहब बोल रहे फिर से एक बार मैं खासदार बनने वाला हूँ, क्या लगता है? अरे भाई वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अगर लोगों ने बनाया तो क्यों नहीं, लेकिन लोगों ने बनाना चाहिए, ये बात तो है ना, क्योंकि वोटिंग जनता ही करेगी, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में इस बार खासदार? अभी तो सबका आपका नाम है सबके जबान पे, देखेंगे भगवान को क्या मंजूर है। दुआ, मेहनत, ये बातें अपने हाथ में, जो भी लोग अपने साथ काम करते हैं, ठीक है सर। सार भर में कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि ये लोग बेघर हुए, लेकिन आपने सपोर्ट किया आगे आके, ये सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम कि टूटने के बाद आपने वापस से खड़े किया, क्योंकि हम लोगों को ऑफिस से निकाला जा रहा था कि तुम लोग घुसे हुए, तुम लोग हार गए, केस चले जाओ। जो कल एरेकर साहब ने बात की, केस हार गए, बस यही बात करके अरे भाई केस हारे कहाँ? एक बात समझ लीजिए, कड़ंकी नाम का गांव है कन्नड़ तालुका के अंदर, उसके 110 घर के ऊपर नोटिस लग गई। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अतिक्रमण है, घर निकाल दो, बुलडोजर घुमा दो इसके ऊपर। इसके बावजूद जब प्रकरण हमारे पास आया, यही 2018 का सर्वांसाठी घर जो मैं अभी बता रहा हूं कि इसके तहत लेबर कॉलोनी को मिलना चाहिए जगह, वो चीज हमने सरकारी अफसर को बताई। मैंने कहा भाई तूने अगर ये किया होता तो ये अतिक्रमण में नहीं दिखते, अगर अतिक्रमण में नहीं दिखते तो सुप्रीम कोर्ट का कानून इसको लागू नहीं होता। अब तेरी झकमारी की वजह से हम लोग अगर बर्बाद होने रहेंगे तो हम तेरे ऊपर 353 ठोक देंगे। शासकीय कामात अडथळा, शासनाची योजना तुम्ही अंमलबजावणी नहीं केली म्हणून आम्ही परेशानीत है, मेंटल हॅरेसमेंट, मर जाएगा तू, और तेरे साथ में तेरी गवर्नमेंट भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये कानून के बारे में तूने बताया ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट अंतर्यामी थोड़ी है, जो कागज उसके सामने आता है वही तो वो देखती है। ये कागज आपने जो है दिखाया नहीं था सर। उसके बाद वहां के तहसीलदार ने लेटर निकाला और वो पूरी की पूरी जो घर थे वो रेगुलराइज करने के लिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है सर। ये कन्नड़ का अभी ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं मैं, 10 दिन पहले का, उसी के तहत लेबर कॉलोनी का काम होगा। औरंगाबाद जिले को अच्छा नेता मिला, आपको ऐसा लगता है पिछले 20 सालों में या 25 भाई सालों में? वो तो आप जनता को पूछ लीजिए, मुझे तो नहीं लगता। उपस्थित सर्व इथले स्थानिक, मुद्दा असा आहे की लेबर कॉलनी तुटायच्या अगोदर माझ्याकडे शिष्टमंडळ आलं होतं, त्यांना सरकारचा जो कायदा आहे सर्वांसाठी घरं 2022 याची प्रत मी दिली होती, मात्र काही कारणांमुळे याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही आणि त्यातनं लेबर कॉलनी तुटली। आता
पुन्हा एकदा मला याच्यामध्ये बोलवण्यात आलं. त्याचबरोबर इथे आमचे जे वकील आहेत, काय नाव आहेत, तौफिक भाई आणि बाकीची जी दोघं तिघं जण आहेत, यांनी एक सर्वसाधारण GR पुढे आणला जो महाराष्ट्रातच नाही देशातच नाही, मला असं वाटतंय की जिथे जिथे लोकशाहीचं शासन आहे आणि जनतेचा पैसा शासकीय कामामध्ये लागतोय तिथे तिथे कायदा लागू आहे. आणि तो म्हणजे विवादित क्षेत्र जर असेल तर तिकडे आपण शासनाचे पैसे नाही लावू शकत. कारण की जर का उद्या असा निकाल लागला की ते क्षेत्र शासनाचं नव्हतंच तर जे जनतेचे पैसे त्याच्यामध्ये लागलेले असतात ते पैसे वाया जाण्याचा प्रसंग येऊ शकतो, ज्याच्यातनं लोकांचं नुकसान होऊ शकतं. आणि म्हणून त्या कायद्याच्या अनुषंगाने इथे या जागेवरती आपण उभे असताना आपल्याला या कायद्याच्या, जर आपण प्रेसला बाजूलाच ठेवूया थोडंसं, तर या कायद्याचं भान ठेवावं लागणार आहे. आणि आज हे क्षेत्र विवादित क्षेत्र आहे याच्याबद्दल कोणाच्या मनामध्ये शंका नाहीये का, कारण की डॉक्युमेंट समोर आहेत, हे डॉक्युमेंट्स आहेत. आता फक्त चाललंय असं की निवेदनं देऊन शासनाच्या निदर्शनास आणून पण जिसकी लाठी उसकी भैंस अशा पद्धतीचा प्रकार इथं सुरू झालेला आहे. मी या प्रसंगामध्ये इथले जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहेत त्यांच्याशी बोललोय, तुम्हाला त्याची ऑडिओ क्लिप मिळालेली आहे. मी एकच त्यांना सांगितलंय की तुम्ही जर हे काम पुढे नेलं, आज कदाचित जिसकी लाठी उसकी भैंस होऊ शकतं, नाही असं नाही, पण ज्या वेळेला याची इन्क्वायरी लागेल त्यावेळेला सगळ्यात पहिला गेम तुमचा होईल. का? कारण की ती तुमची जबाबदारी होती की ही जमीन विवादित आहेत किंवा नाही. शासनाच्या GR प्रमाणे विवादित असलेली जमिनीवरती आपण पैसा नाही लावायचा असतो. आणि तदनुषंगाने कलेक्टरनी सुद्धा ज्या वेळेला अभियंताला सांगितलं, BWDला सांगितलं, त्या पत्रामध्ये सुद्धा या GRचा उल्लेख आहे. आणि कलम 6 प्रमाणे, जरा द्या कलेक्टरचं पत्र द्या, कलेक्टर म्हणतायत ना, हे कलेक्टरचं पत्र काय आहे याच्यामध्ये कलम 6 जो आहे, सदर योजना कामासाठी प्रचलित नियमानुसार शासकीय मालकीची जागा उपलब्ध करावी. शासकीय मालकीची निर्विवाद जागा उपलब्ध असल्याशिवाय कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नये. कुठल्याही परिस्थितीत वैयक्तिक अथवा खासगी स्वरूपाच्या जागेवरती बांधकाम करण्यात येऊ नये. जागेबाबत काही वाद, न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची असेल. म्हणजे उद्या जाऊन जर का ह्याच्यावरती काही न्यायालयीन विषय आला तर जबाबदारी कोणावरती आहे? कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम. आणि ही गोष्ट त्यांना मी सांगितली आहे की वरचे लोक निघून जातील, मराल तुम्ही. आणि म्हणून मी आता इथल्या परिसरातल्या लोकांना एक गोष्ट आवर्जून सांगेन, ही गोष्ट तांत्रिक आहे, ही गोष्ट कायदेशीर आहे, बेकायदेशीर नाही. ठीक आहे, घरं त्यावेळेला वाचली असती, नाही वाचू शकली, काही त्यांनी द्रविडी प्राणायाम केले, कायदे वेगवेगळे जमा करून त्यांनी तो केला कार्यक्रम. मात्र आता त्यांच्याच पत्रानुसार जे पत्र त्यांनी तयार करून लेबर कॉलनी तोडली ते त्यांचंच, आणि जे पत्र आता हाताला लागलेलं आहे ज्याच्यामुळे इथं कन्स्ट्रक्शन नाही होणार आता, ते पण त्यांचंच आहे. ते पत्र कोणाचं नाहीये, दुसऱ्याचं. गव्हर्नमेंटचा लॉ आणि कलेक्टरचं तद अनुषंगाने निघालेलं पत्र, हे काम थांबवणार, याच्यात कुठली शंका नाही. त्यामुळे एकच सांगतो की एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर येरेकर यांचं जर डोकं ठिकाणावर नाही राहिलं तर शेवटी खापर त्यांच्यावरती येऊन फुटणार. एवढंच नाही तर शासनाचा पैसा वाया घातला असं होईल, जेणेकरून गोरगरीब लोक जे टॅक्स भरून आज गव्हर्नमेंटला पैसे देतात त्यांचे पैसे वाया जातील. क्या मकसद है? मकसद इतना ही है कि गैरकानूनी काम को रोकना पड़ेगा. यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो विवादित प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर निकाल लग चुका है कि वो प्रॉपर्टी नवाब की है.
वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी जो नहीं है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये बात गैरकानूनी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का GR है 1/12/2016 का, इसमें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है की जागा मालकी हक्काबाबतची सर्व कागदपत्रे व त्यासंबंधीची खात्री करावी, यानी गवर्नमेंट का वो जगह है या नहीं है ये खात्री करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दीजिए, ये इसमें जो है तो लिखा हुआ है। और इसी कानून के तहत कलेक्टर औरंगाबाद ने भी 22/11/2022 को प्रशासकीय मान्यता जब दी, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट क्रमांक 6 में की सदर योजना कामासाठी प्रचलित नियमानुसार शासकीय मालकीची जागा उपलब्ध करावी, शासकीय मालकीची निर्विवादित जागा उपलब्ध असल्याशिवाय कुठल्याही परिस्थितीत कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नये। मतलब उन्होंने भी ये बात बोला है कि भाई ये चेक कीजिए। अब ये चेक करने की जो जवाबदारी है वो किस पे है ये भी हम देख लेते हैं। कुठल्याही परिस्थितीत ऊपर बांधकाम मत कीजिए, ये कलेक्टर का आदेश है, ठीक है। ये आदेश पालने की जवाबदारी किसकी है? तो कार्यान्वयन यंत्रणा की है। कार्यान्वयन यंत्रणा कौन है यहाँ? PWD, मतलब कौन? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब ये गवर्नमेंट का जो आदेश है, पहला GR है, उसके बाद कलेक्टर ने उस GR के हिसाब से ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे अमल बजावनी अनुपालन नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसलिए जो सरकारी कानून है उसकी अमल बजावनी होना चाहिए और गैर कानूनी जो काम यहाँ चल रहा है वो बंद होना चाहिए। सर अभी तो आप इसके ऊपर जो भी जवाबदारी है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, उससे मैं बात कर चुका हूँ। मैंने उसको बोला है कि अगर किसी के प्रेशर में आकर के तू करेगा उल्टी सीधी हरकतें, तो कल जब जाकर के 2 साल बाद 4 साल बाद जब केस निकली भी 4 साल बाद, तो तब तेरी खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि तेरे ऊपर इसका आड़ा बैठने वाला है, क्योंकि तूने वर्क ऑर्डर दिया है। भाई वर्क ऑर्डर कलेक्टर ने दिया नहीं है। बड़े बड़े नेता छूट जाते हैं क्योंकि उनकी दस्तखत से कुछ नहीं होता, जिसका दस्तखत होता है फंसता वो है। इसलिए मैंने उसको कल बोला तू फंस जाएगा इसके अंदर, चुपचाप से वर्क ऑर्डर कैंसिल कर। अब उसने की, खुशी की बात है, नहीं की तो कानून की मार उसको पड़ेगी। सर यहाँ पे सर यहाँ पे टूटने के पहले जो नेता सत्ता में थे, जो नेता सत्ता में नहीं थे, वो आकर इनको आश्वासन दे रहे थे कि हम टूटने नहीं देंगे। उसके बावजूद ये तोड़ी गई है उनके आंखों के सामने। क्या कहेंगे, ये क्या सबकी मिली भगत से हुआ है काम? जाहिर बात है, बिल्कुल सही है, जाहिर बात है। सबकी मिली भगत है। अगर नहीं करेंगे सब मिल करके तो कैसे होगा? यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ पे नगर सेवक बैठे हुए हैं, यहाँ पे सांसद साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंत्री बैठे हुए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। कोई MIM के काम करता है, कोई NCP का काम करता है, कोई शिवसेना का काम करता है, कोई BJP का काम करता है। ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो जब पूरा गाँव मौजूद है तो कैसे टूट रहा है? सर ये जो जनता को आप जो अभी आश्वासन दे रहे थे कि यहाँ पे होगा, जो आप चीज बता रहे वो कानून के हिसाब से गलत हो रही है, पर ये लोगों का इसमें क्या है? आप इनको आश्वासन किस रूप से दे रहे हैं? ये लोग तो यहाँ पर लेबर कॉलोनी में एक गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई जगह पे रह रहे थे, इन लोग को आप क्यों बुला रहे हैं यहाँ पे? सीधी बात है, देखिए, एक तो इनको बुला रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेकर है, ठीक है, इनका टैक्स लग चुका है, उनका हक है ये चीज रोकने का, क्योंकि कल जाकर के इनका पैसा बर्बाद होने वाला है, ये सामने सामने दिख रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, इन लोगों का जब घर टूटा उस समय जो कानून था उसकी अमल बजावनी नहीं की गई है। मैंने वो कानून बताया था, GR दिया था, मगर उसकी अमल बजावनी नहीं की गई। ये दोष इनका नहीं है, उनका है। तो मतलब जब उनका दोष है वो, तो उसको रेक्टिफाई करने की भी उनको जवाबदारी है। तो आपको बोलना है ये कि जो लेबर कॉलोनी के लोगों के जिनके घर टूटे उनको ये जगह वापस मिल सकती है फिर से? सबसे अहम बात यह है, कानून की अमल बजावनी करने की जवाबदारी कानून के प्रशासकीय यंत्रणा की होती है या नहीं होती है? बताइए आप पत्रकार लोग, किसकी होती है? अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करने की जवाबदारी किसकी है? सर मेरा सवाल आप डायरेक्ट ये बोलिए बस कि ये लोगों को वापस से ये घर मिलेंगे, इनकी जगह मिलेगी? सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो चीज गवर्नमेंट ने गलत की है उस चीज को रेक्टिफाई करने की जवाबदारी गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि जिसने गलती की है उसको रेक्टिफाई करे। अब इसको रेक्टिफाई करना है या नहीं करना है? उस टाइम यहाँ पे कलेक्टर अभी उस समय हमने एक GR उनके हाथ में दिया था। GR का नाम है, मैंने GR का नाम है सर्वांसाठी घर 2022। उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि जब जो घरकुल योजना है 1500, ठीक है, ये घरकुल योजना में कोई पात्र लाभार्थी है
ठीक है, और उसको सरकारी जमीन पे बैठा हुआ है, उसको खुद की जमीन नहीं है, तो ऐसे आदमी को जब तक उसकी खुद की जमीन नहीं होती तब तक हम लाभ नहीं दे सकते हैं। अगर हम लाभ देना है, हमको उसको घरकुल देना है, तो हमको उसको जमीन तो देनी पड़ेगी। उसके लिए सरकारी जमीन के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट तक अगर अवैध बांधकाम है, अतिक्रमण है, तो वो रेगुलराइज कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कानून है, मेरे घर का कानून नहीं है। तो जब ये चल रहा था सारा और ये बोला जा रहा था कि ये लोग अतिक्रमणदार है, तो तब इनको क्यों नहीं समझ में आया कि ये कानून है अपना, ऐसे कानून के तहत काम करने के बजाय हम लोग क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। ये बात हमने उस समय बोली थी। ये प्रोजेक्ट की जो बात अभी चल रही है, उस समय प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं था, एडॉक निर्णय हो गया, न कैबिनेट डिसीजन था, न कुछ था, न क्या था। भाई ये जमीन खाली करवा दो, हम उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस समय कुछ भी लिखा पढ़ी हुई नहीं थी। ये सारे के सारे लोग महानगर पालिका के घरकुल के पात्र लाभार्थी हैं, चेक करके बताइए। जी सर, उस टाइम पे जो है तो यहाँ पे कलेक्टर सुनील चौहान थे। आपको लगता है कि उन्होंने जूते की नोक पे कानून को रख के जो है तो ये काम किया? मुझे पूछ रहे हैं, इनको पूछिए किसके जूते के नोक पे रखा हुआ है, सारा चीज तो सामने आता है। नहीं तो फिर उनके खिलाफ कुछ याचिका वगैरह दायर करने वाले हैं? देखिए, सवाल ये है कि पहले तो हम उनको निवेदन देंगे कि भाई देखो, बात गैर कानूनी है, इसको रोक दो, ठीक है। उसका हमने बाकायदा जीआर आपको पढ़ाया है, आपको कलेक्टर का लेटर पढ़ाया है, ठीक है। एक बार इसको खत्म कीजिए। दूसरी बात हम बात करेंगे कि आपने उस समय ये 2022 सर्वन सिटी घरकुल, ये जीआर को क्यों नहीं फॉलो किया। अगर उस जीआर को फॉलो कर दिया होता तो यहाँ पे ये घर नहीं टूटते। ये जवाबदारी तुम्हारी है। फिर हम उनको भी ठोकना शुरू करेंगे, बाकायदा ठोकेंगे। क्यों नहीं ठोकेंगे? सर एक क्वेश्चन सर,